आपका गोल अगर आपसे बहुत दूर जाता हुआ दिखेगा ना, तो उस कंडीशन में हमेशा आप रेजिलियंस खो देंगे, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। जिस इंसान की शुरुआत की डबल सेंचुरी से हुई, दूसरे मैच में फिर डबल सेंचुरी लगाया सेकंड टेस्ट, और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी एबिलिटी पर यकीन नहीं है आपको, इसीलिए आप बार बार टॉपर को देख करके और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कि जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, so you face a lot of challenges, a lot of difficulties. कैसे आप मोटिवेशन मेंटेन करके रखेंगे? फेलियर का मतलब केवल इतना ही नहीं होता है कि आप एग्जाम में फेल हो जाए। फेलियर का मतलब ये भी होता है कि सपोज आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सडनली आपने नोटिस किया होगा कि सडन मोटिवेशन में डिप आता होगा। लगातार आपने 10 दिन तक 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ाई कर लिया है, सडनली एक दिन ऐसा आता होगा कि पढ़ने की आपकी इच्छा नहीं होती होगी, और वो फेज लिंगर ऑन हो जाता होगा। वो फेज 1 दिन गया, 2 दिन गया, 10 दिन गया, फिर सडनली फिर आपको रियलाइज होता होगा कि अरे यार सिलेबस तो पीछे छूट गया है, पिछले 10 दिन से मैं पढ़ाई कर ही नहीं रहा हूँ। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलियंस क्या होता है इन द फेस ऑफ फेलियर? किस तरीके से आप अपने टेम्परामेंट को एग्जाम में बनाए रखते हैं? सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए ये मैसेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि लंबी प्रिपरेशन। जैसे कैट का एग्ज़ाम है, उसमें प्रिपरेशन बहुत छोटा है, 4 महीने 6 महीने 8 महीने का प्रिपरेशन है। यहाँ पूरे 1 साल की प्रिपरेशन है और फिर 1 साल के एग्ज़ाम का प्रोसेस है। ऐसे किसी भी एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि किस तरीके से बार बार रिपीटेड फेलियर्स मिलने के बाद भी आप अपने मोटिवेशन को मेंटेन करेंगे। सपोज कीजिए कि आपने आज एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की, 2-3-4 महीने तो आपका टेम्परामेंट बहुत बढ़िया रहा। 2-3-4 महीने तक आपको ये फील होता रहा कि मैं एकदम राइट पाथ पर हूँ, डेली आप घर जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। सडनली एक दिन मोटिवेशन में डिप आया, उस फेज़ में आप क्या करेंगे? उन 2-3 महीनों के फेज़ में आप रियलाइज़ करेंगे कि आप अपने कॉम्पिटिटर से बहुत पीछे हो गए, अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें मेंटेन कैसे करना है मोटिवेशन? उसमें मोटिवेशन मेंटेन करने का सिंपल सा तरीका होता है, जो मैं एक प्रोडक्टिविटी हैक के तौर पे देखता हूँ, कि आप सेपरेट एक डेली डायरी मेंटेन कीजिए और डेली के अपने शेड्यूल को लिखिए। क्योंकि मैंने पास्ट में ये काम किया है, दोबारा से मैंने करना शुरू किया है। मैं नोटिस करता हूँ कि जब आप रेगुलरली चीज़ें लिखते हैं डेली बेसिस पर, तो आप डेली अपने आप को कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करवाते हैं। अभी जैसे आपको बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए किसी को अपना वेट लूज करना है। अगर आपको वेट लूज करना है तो आपको बहुत लंबा टारगेट नहीं रखना है कि मुझे 20 किलो वजन कम करना है या 25 किलो वजन कम करना है, ये बहुत लंबा टारगेट हो गया। ये अगर आप 20 किलो और 25 किलो वजन के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएंगे कि आपका वजन कम होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आप डेली के अपने रूटीन को ट्रैक कीजिए और आप डेली बेसिस पर ये लिखिए कि अगर मान लिया आपने मिठाई खाना आपको बंद करना है, तो आप डेली बेसिस पर लिख दीजिए। अगर आपको न्यूट्रिशन मेंटेन करना है तो डेली बेसिस पर लिखिए कि आज का पूरा दिन मेरा कैसे गया। क्योंकि कई बार आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं, लेकिन आप इवेंचुअली रियलाइज़ करते हैं कि आपका एनर्जी एट द एंड ऑफ द डे फिजल आउट हो जाता है। डेली बेसिस पर लिखिए। उसी तरीके से मान लिया कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पर अपने रूटीन को लिखिए। इससे क्या होगा, मोटिवेशन का लेवल मेंटेन रहेगा। सपोज आप गवर्नेंस की पढ़ाई कर रहे हैं या आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने गवर्नेंस पढ़ा, एक चैप्टर आपने गवर्नेंस का किया, गवर्नेंस के पुराने क्वेश्चंस को जाकर के आपने देखा। सपोज ई गवर्नेंस आपने क्लास में किया, ई गवर्नेंस के पुराने क्वेश्चंस को आपने जाकर के देखा। क्वेश्चंस को देखने के बाद आपने ये रियलाइज किया कि इस क्वेश्चन में कुछ 2 पॉइंट्स ऐसे मिल रहे हैं, मुझे 2 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे हैं कि जिसका आंसर मुझे क्लास नोट से मिलने में डिफिकल्टी हो रही है। तो आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टेड हो गया, वो उसी क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की अब कोशिश करेगा। आप रैंडम बेसिस पे तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो रिजिलियंस कब मेंटेन रहता है कि जब आप खुश रहते हैं और जब आपको आपका गोल दिखता रहता है। आपका गोल अगर आपसे बहुत दूर जाता हुआ दिखेगा ना, तो उस कंडीशन में हमेशा आप रेजिलियंस
खो देंगे, आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। रेजिलियंस का मतलब होता है दैट इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आप फाइट आउट करने के लिए रेडी हैं। आप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी फाइट आउट करने के लिए रेडी तभी हो पाएंगे जब हमेशा आप ध्यान में रखेंगे कि आपका गोल आपके टोटल कंट्रोल में है। जैसे ही द मोमेंट यू रियलाइज कि आपका गोल अभी आपके टोटल कंट्रोल में नहीं है, वैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव ख्याल आने शुरू हो जाएंगे और आप दोबारा से फाइट करना बंद कर देंगे। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि आप डेली बेसिस पर कंसिस्टेंटली कोई काम कीजिए। मेरा यकीन मानिए, अगर आप डेली कोई भी काम करते हैं तो जो कंसिस्टेंसी में सुपर पावर है वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं। आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत होती है, आप डेली एक ही काम करते रहिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि तुम डेली एक ही काम करते रहो। बाय द एंड ऑफ द मंथ, बाय द एंड ऑफ द ईयर आप रियलाइज करेंगे कि उस सब्जेक्ट में जो आपकी प्रोफिशिएंसी का लेवल है वो ऑलरेडी हिंदुस्तान के 99% लोगों से ऊपर जा चुका है। अब आप कहेंगे कि ये सब कुछ इतना आसान है तो बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ह्यूमन नेचर कंसिस्टेंट रहने का है ही नहीं। हमारा दिमाग इस तरीके से वायर्ड ही नहीं है कि हम कंसिस्टेंट रहें और डिसिप्लिन रहें। हम जिस तरीके से पिछले 10,000 सालों में ट्रेंड हुए हैं, 10,000 सालों से सेटल्ड एग्रीकल्चर चल रहा है। सेटल्ड एग्रीकल्चर की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई थी आई थिंक। अगर आप पिछले 10,000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, उससे भी पहले आप मिलेनियम की ह्यूमन हिस्ट्री देखेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि ह्यूमन बीइंग कंसिस्टेंट रहने के लिए उसका दिमाग वायर्ड ही नहीं। उसका दिमाग इनकंसिस्टेंट रहने के लिए वायर्ड है। वो इनडिसिप्लिन्ड होता है बाय नेचर, वो डिसिप्लिन होता ही नहीं है। अगर आपने केवल डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया, एक बात हमेशा याद रखिए कि व्हाट यू कैन अचीव इन लॉन्ग रन इज ऑफन अंडररेटेड, व्हाट यू कैन अचीव इन शॉर्ट रन इज ऑफन ओवररेटेड। आप डेली 12-12 घंटे पढ़ाई करके 2 महीने में क्या अचीव कर लेंगे, उसकी बहुत सारी कहानियां आप सुनेंगे। लेकिन जो डेली 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करने वाला इंसान होगा सर झुका के, वो कभी अपनी कहानी आपको बताने नहीं आएगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी उसकी पर्सनालिटी का पार्ट हो गया है। तो अगर आपको रेजिलिएंट रहना है इवन इन द फेस ऑफ फेलियर, तो पहले तो आपको ये सोच करके, ये मान करके चलना होगा कि ये लाइफ है। सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ। 90% स्टूडेंट यहाँ जो प्रॉब्लम एनकाउंटर करता है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एग्जाम को लार्जर देन लाइफ इमेज के तौर पर देखता है। वो एग्जाम को एग्जाम के तौर पर देखता ही नहीं। वो एग्जाम को देखता है कि ये लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना करके एग्जाम को देखता है। आपको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना करके एग्जाम को नहीं देखना है। आप एग्जाम को एग्जाम की तरह से अगर देखिए तो आप फेलियर को एम्ब्रेस भी करेंगे और अगले रेस के लिए दोबारा से अपने आप को तैयार भी कर लेंगे। लेकिन अगर आपने एग्जाम को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना करके देखा, तो मेरा यकीन मानिए, जब भी आपको फेलियर मिलेगा यू विल स्प्लैट लाइक एन एग। आपको अगर टेनिस बॉल की तरह से बाउंस बैक करना है तो आपको बहुत इजी गोइंग रहना होगा। एग्जाम को एग्जाम की तरह से देखना होगा। एग्जाम की हैसियत केवल एग्जाम के बराबर है। एग्जाम की हैसियत हम सबकी जिंदगी से ज़्यादा नहीं है। हमारी ज़िंदगी एग्ज़ाम से 10 गुना, 1000 गुना, लाख गुना और 10 लाख गुना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम केवल एक एग्ज़ाम है। हमेशा वो इंसान फेलियर में अंडे की तरह से फूटता है। स्प्लैट लाइक एन एग का मतलब होता है अंडे की तरह से फूट जाना प्रेशर में। जो एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह से नहीं देखता है, वो एग्ज़ाम को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन बना करके देखता है। आप हमेशा देखेंगे कि वही इंसान फेलियर के बाद डिप्रेशन में जाता है। वो इंसान कभी फेलियर के बाद डिप्रेशन में नहीं जाएगा जो एग्जाम को ये मान के चलता है कि मेरा काम ईमानदारी से एफर्ट लगाना है, मेरा काम एग्जाम को लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन नहीं बनाना है, मेरा काम ईमानदारी से तैयारी करने का है। आप रियलाइज करेंगे कि आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगा। 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल के बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। कल ही मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था तो मैंने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया मैंने मेडिटेशन बंद कर दिया है। तो बीच में ऐसा फेज आया था कि मैंने पूरे 1 साल तक मेडिटेशन किया था, तो उसका बड़ा रिमार्केबल मुझे इम्पैक्ट अपनी पर्सनालिटी पर दिखा। फिर मैंने छोड़ दिया वही चीज़ जो अभी मैं बता रहा था। तुमने 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, 3 दिन छोड़ा, कब वो 3 महीना हो गया और कब वो 1 साल हो गया तुमको पता भी नहीं चला। अब दोबारा से मैं उसको शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में बहुत कामनेस रहता है और आप बहुत स्टेबल रहते हैं। अगर आपको फेलियर भी मिलता है तो फेलियर को भी आप उसके स्ट्राइड में लेते हैं, वो लाइफ का एक पार्ट मानते हैं।
आपको सक्सेस मिलता है उसको भी आप लाइफ का एक पार्ट मानते हैं। ना आप फेलियर को अपने दिमाग पे चढ़ने देते हैं, ना आप सक्सेस को अपने दिमाग पर चढ़ने देते हैं। तो रेजिलियंस इन द फेस ऑफ फेलियर तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब पहली बात कि आप कंसिस्टेंट रहें, दूसरी बात कि आप एग्जाम को एग्जाम की तरह से देखें, और तीसरी बात मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद में खुश रहिए। मेरे पास टेलीग्राम पे बहुत सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों डरे हुए हो? तो कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। मैं बोलता हूँ तुम्हें कैसे पता चल गया कि तुम फेल हो जाओगे? क्या तुमने फ्यूचर देख लिया है कि तुम फेल हो जाओगे? और अगर तुम्हारे दिमाग में ये स्ट्रेस पहले दिन से आ गया, लड़ाई लड़ने से पहले, कि मैं फेल हो सकता हूँ, तब तो फेल हो ही जाओगे, क्योंकि तुमने दिमाग को तो ऑलरेडी मैसेज दे दिया है कि मैं फेल हो जाऊंगा। तो अभी तुम्हारा दिमाग कभी भी विनिंग की तरफ मूव करेगा ही नहीं। तो इसलिए हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि विनिंग एक माइंडसेट होता है, ये कोई बहुत स्पेशल चीज नहीं है। आप एक ही काम रेगुलर बेसिस पर अगर करते रहेंगे ना, तो आप खुद ही आपके अंदर विनर वाला माइंडसेट आ जाता है। इट्स नो रॉकेट साइंस। मतलब मैं आपको दुनिया का सबसे आसान काम बता रहा हूं कि आप एक ही काम, एक ही सब्जेक्ट डेली बेसिस पे पढ़ेंगे ना 6 महीने, आप रियलाइज करेंगे कि आप हिंदुस्तान के बेस्ट स्टूडेंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है और आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ना टीचर से पूछने की जरूरत है, ना कोचिंग से पूछने की जरूरत है, और ना टॉपर से पूछने की जरूरत है। डेली बेसिस पर अगर आपने एक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ दिया, तो ऑलरेडी 6 महीने में आप हिंदुस्तान के अच्छे विद्यार्थियों में आ जाएंगे। साल 1.5 साल के बाद आप हिंदुस्तान के बेस्ट स्टूडेंट की कैटेगरी में आने शुरू हो जाएंगे। रेजिलियंस तभी मेंटेन हो पाएगा इन द फेस ऑफ फेलियर जब आप एग्जाम को एग्जाम की तरह से देखें, उसको लाइफ एंड डेथ का क्वेश्चन ना बनाएं, डेली कंसिस्टेंट रहे। मैं 4 ही घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन डेली करूंगा। जरूरत नहीं है 10 घंटे पढ़ने की, आप 4 घंटे पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। ये वैसे ही है कि मैं बचपन से ये सोचता था कि बचपन से ही, स्कूल के दिनों से ही, कि हर इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल होता है। तो मेरे भी दिमाग में ख्याल होता था कि मैं बाकी बच्चों की तरह से मैं भी ना बॉडी बिल्डिंग करूंगा। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कम से कम 20 बारी जिम गया होऊंगा अब तक। 6 महीने, साल भर एक्सरसाइज करके छोड़ दिया है। अब अगर आप उस सारे एफर्ट को ऐड कर लें जो अब तक मैंने बचपन से किया है, तो शायद मैंने एक साथ अगर वो जोर लगाया होता तो ये काम 2 साल में हो भी जाता। क्योंकि अब तक अगर मैं वो पूरे 6 महीने को कैलकुलेट करूंगा तो कम से कम 5-6 साल तो मैंने दिया ही होगा उसी पर्टिकुलर काम को। लेकिन मैंने उस काम को कंसिस्टेंटली नहीं दिया। मैंने 6 महीने किया, फिर 2 साल नहीं गया, फिर अचानक से 1 साल किया, फिर उसके बाद 1 साल तक नहीं गया जिम, फिर 2 साल किया, फिर 3 साल तक नहीं गया। अगर इस सारे एफर्ट को ऐड कर दिया जाए, जिस कोशिश में मैं, मुझे लगता है 15-16 साल की उम्र से लगाऊं, तो मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी का बड़ी आसानी के साथ लगभग 6-8 साल तो दिया ही होगा जब मैं कंसिस्टेंटली जिम गया होऊंगा। लेकिन आज तक मुझे डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्यों नहीं मिल पाया? इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहा। एकदम छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं। जितने दिन तक मैं गया हूं, अगर उतना ही मैं कंसिस्टेंट गया होता तो शायद मैं, मतलब कम से कम एक शानदार शरीर तो बना ही लेता, हेल्दी तो हो ही जाता। लेकिन मैंने कंसिस्टेंटली ये काम नहीं किया, मैंने रेगुलर बेसिस पर ये काम नहीं किया, ब्रेक दे करके किया। इसलिए कंसिस्टेंसी में सुपर पावर होता है, इस बात को याद रखिएगा। रेजिलियंस आप तभी मेंटेन कर पाएंगे जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, और जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे तभी आपको अपनी एबिलिटी पर यकीन होगा। आपको तब तक अपनी एबिलिटी पर यकीन नहीं होगा जब तक आप लंबे समय तक कंसिस्टेंट नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम बता दो कि मैं टॉप करूंगा कि नहीं करूंगा। आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो हो सकता है इसी क्लास का एक बच्चा टॉप कर जाए। आपके अंदर तब तक ये यकीन नहीं आएगा कि मैं किसी काम को कर सकता हूं जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। आ ही नहीं सकता है। इसके अलावा जो भी कॉन्फिडेंस होता है वो झूठा कॉन्फिडेंस होता है, वो गुब्बारे जैसा कॉन्फिडेंस होता है, बलून की तरह से, कि एक बार हिट होता है और उसका गुब्बारे जैसा कॉन्फिडेंस हवा हो जाता है। कॉन्फिडेंस रियल तभी आएगा आपके अंदर जब आप कंसिस्टेंटली किसी एक चीज पर रेगुलर बेसिस पर काम करते रहिए। ऑनेस्टली काम कीजिए।
डेली आप काम करेंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट हो गए। जैसे ही आप कॉन्फिडेंट होंगे, जो पहली चीज आप सीखेंगे ना, वो ये सीखेंगे कि फेलियर इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ सक्सेस। फेलियर को वही एक्सेप्ट नहीं कर पाता है जिसने कभी भी लाइफ में कंसिस्टेंटली एफर्ट ना लगाया हो, एक तो वो इंसान होगा, और दूसरा जिसने जीवन में कभी फेलियर ना देखा हो, दूसरा वो इंसान होगा। आई थिंक हम लोगों के क्लास में ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने जीवन में कभी फेलियर नहीं देखा है। सारे बच्चे एवरेज और अबव एवरेज बैकग्राउंड के हैं। जीवन में आपने कभी फेलियर नहीं देखा है और फिर आपको एक बारी फेलियर मिलेगा तो हो सकता है कि आप अंडे की तरफ से फूट जाए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उन्होंने कंसिस्टेंसी के वर्च्यू को अभी तक रियलाइज नहीं किया है, इसीलिए कभी भी वो हमेशा फेलियर से डरते हैं। उनको लगता है कि फेलियर के बाद मैं बाउंस बैक कैसे करूंगा। बाउंस बैक आप तभी कर पाते हैं फेलियर के कंडीशन में जब आपको अपनी एबिलिटी पर यकीन होता है, और अपनी एबिलिटी पर बिना कंसिस्टेंसी के यकीन हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा अगर आपको अपनी एबिलिटी पर यकीन है तो इसका मतलब कि आप एक नंबर के झूठे इंसान हैं। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे जैसा है जो हमेशा ही बोलता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। ये कॉन्फिडेंस हमेशा कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बच्चे में होता है, क्योंकि उसने अभी तक जिंदगी भी नहीं देखा, उसने अभी तक फेलियर भी नहीं देखा, उसने अभी तक सक्सेस भी नहीं देखा है, इसीलिए उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होता है। जब आप कंसिस्टेंटली कोई काम करते हैं तो आपका सेल्फ बिलीफ बढ़ना शुरू होता है, अपनी एबिलिटी पर यकीन आना शुरू होता है, फिर आप फेलियर को एम्ब्रेस करने लगते हैं। फिर अगर फेलियर आपको मिलता भी है तो मुस्कुराते हुए आप उस फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं। दूसरा एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हर्षा भोगले का नाम आपने सुना होगा, जो ग्रेट कमेंटेटर। तो हर्षा भोगले ने एक बारी कंपेयर किया सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का। तो हर्षा ने कहा कि विनोद कांबली स्कूल डेज में वाज अ बेटर बैट्समैन देन सचिन तेंदुलकर। विनोद कांबली लेफ्ट हैंडर भी था, लेफ्ट हैंडर का एलिगेंस भी होता है, देखने में भी अच्छा लगता है लेफ्ट हैंडर। हाई बैकलिफ्ट था विनोद कांबली का, और विनोद कांबली बहुत शानदार खेलता भी था स्कूल टाइम में। हर्षा भोगले ने कहा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में एक मैच हुआ। विनोद कांबली ने जीवन में इससे पहले कभी फेलियर नहीं देखा था। सचिन तेंदुलकर ने फेलियर देखा था। सचिन तेंदुलकर जब आया ही था क्रिकेट टीम में तो पहले दिन से उसने फेलियर देखा था। सचिन तेंदुलकर ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, सचिन तेंदुलकर के बीच में स्ट्रगल करने वाला काफी सारा पैच भी आया था। विनोद कांबली ने फेलियर नहीं देखा था, इंटरनेशनल एरिना में स्कूल डेज में कभी कोई फेलियर नहीं देखा था। विनोद कांबली ने स्टार्ट किया अपने करियर को तो डबल सेंचुरी लगाया, दूसरे मैच में भी डबल सेंचुरी लगाया, तीसरे मैच में विनोद कांबली ने कुछ 92-94 बनाया, तो उसने फेलियर कभी देखा नहीं था। हर्षा ने कहा कि मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विनोद कांबली को वेस्ट इंडीज के ग्रेट बॉलर ने, आप लोगों ने नहीं देखा होगा उनको, कर्टनी वॉल्श की हाइट थी 6'7" और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर्स। हर्षा ने कहा कि कर्टनी वॉल्श ने विनोद कांबली को देखा और विनोद कांबली पर बैराज ऑफ बाउंसर फेंका, बाउंसर ही बाउंसर। विनोद कांबली ने जिंदगी में ऐसा कुछ कभी पहले देखा ही नहीं था। एक बाउंसर पर विनोद कांबली ने बाउंसर को डक करने के बजाय डर के मारे बल्ला आगे किया और विनोद कांबली आउट हो गया। हर्षा ने कहा कि वो एक सिंगल फेलियर जो उसकी जिंदगी का पहला फेलियर था, इससे पहले उसने कभी कोई फेलियर नहीं देखा था। उसके बाद विनोद कांबली कभी बैक नहीं कर पाया और विनोद कांबली एक साधारण बैट्समैन बन के रह गया। सचिन तेंदुलकर वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मतलब इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता है कि इन द फेस ऑफ फेलियर आपको रेजिलियंस कैसे मेंटेन करना है, इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी आपको रेजिलियंस कैसे मेंटेन करना है। इसका मतलब कि फेलियर को टैकल करने की जो एबिलिटी होती है, इट्स प्योरली अ माइंडसेट। आपका अगर माइंडसेट है, हर्षा ने कहा, तो ही आप फेलियर से बाउंस बैक कर सकते हैं, अदरवाइज आप फेलियर से कभी बाउंस बैक नहीं करेंगे। विनोद कांबली कभी दोबारा बैक नहीं कर पाया। जिस इंसान की शुरुआत ही डबल सेंचुरी से हुई, दूसरे मैच में फिर डबल सेंचुरी लगाया सेकंड टेस्ट में, और वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट। विनोद कांबली के बारे में कहा जा रहा था कि ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री का सारा रिकॉर्ड तोड़ देगा। वो विनोद कांबली आई थिंक 15-20 टेस्ट से ज्यादा नहीं खेल पाया। क्यों नहीं खेल पाया? क्या उसमें टैलेंट की कमी थी? नहीं, उसमें टैलेंट की कमी नहीं थी। वो सचिन तेंदुलकर से फार बेटर बैट्समैन था, उसमें माइंडसेट की कमी थी।
और माइंडसेट कैसे आएगा? माइंडसेट आएगा केवल एक और एक तरीके से, वो है कंसिस्टेंसी। जितनी ज्यादा आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे अपने काम में, आपको वो माइंडसेट डेवलप हो जाएगा, वो सेल्फ बिलीफ डेवलप हो जाएगा। डेली कोई काम कीजिए, आपको 4 ही घंटे पढ़ना है डेली। मेक इट अ पॉइंट, अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि मुझे डेली पढ़ना है। राइट लेफ्ट कुछ देखना ही नहीं है, दुनिया इधर से उधर हो जाए। अगर 4 घंटे डेली पढ़ने का मैंने खुद से प्रॉमिस किया है तो 4 घंटे डेली पढ़ूंगा। आप रियलाइज करेंगे विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स जो आपका सेल्फ एस्टीम होगा, जो आपका सेल्फ वर्थ होगा, सेल्फ बिलीफ होगा, वो बड़ा डिफरेंट लेवल पे पहुंच जाएगा। अगर आप डेली काम नहीं करेंगे, वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करेंगे, अपनी एबिलिटी में कभी आप यकीन डेवलप ही नहीं कर पाएंगे। दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मेंटेन मोटिवेशन एंड बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। दूसरा, मैं टेलीग्राम पे और भी बहुत सारे मैसेज मुझे मिलते हैं, उसमें एक मैसेज ये होता है कि सर पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मोटिवेशन नहीं मेंटेन हो रहा है। मोटिवेशन क्यों नहीं मेंटेन हो रहा है? मोटिवेशन इसलिए नहीं मेंटेन हो रहा है क्योंकि तुम डेली वही काम करने को तैयार नहीं हो रहे हो। आपको डेली पढ़ाई करना है। आप डेली अगर पढ़ाई करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे सेल्फ बिलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको ये बात, मेहनत का इंपॉर्टेंस पता चलना शुरू हो जाएगा। फिर आप खुद ही मोटिवेटेड रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि अगर आप सुबह में उठते हैं और आपके पाँव में स्प्रिंग नहीं लगा है तो आप फिर गलत नौकरी में हैं। अगर सुबह में उठते समय आपको लगता है फिर ऑफिस जाना होगा क्या, तो इसका मतलब है कि आप गलत नौकरी में हैं। तो सुबह में जब आप उठते हैं और आपको लगता है यार फिर पढ़ना पड़ेगा क्या, इसका मतलब है कि आप नहीं पढ़ेंगे। आप इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके अंदर वो एंथुजियाज्म है ही नहीं कि मुझे फिर पढ़ना है। आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। पढ़ने में आप बहुत एंजॉय नहीं कर रहे हैं। और क्यों नहीं एंजॉय कर रहे हैं? आप इसलिए नहीं एंजॉय कर रहे हैं कि अंदर से आप बहुत खुश नहीं हैं। इसलिए मेरा इस पूरे सेशन में केवल एक मैसेज होगा, आप कुछ ना करें, सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रिपरेशन में केवल कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। केवल कंसिस्टेंसी, कुछ नहीं करने की जरूरत है, किसी से कुछ मत पूछिए। आप पुराने सालों का क्वेश्चन देखिए और कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। जितनी बातें मैंने आपको बताई है, मोटिवेशन की दिक्कत, रेजिलियंस की दिक्कत, सेल्फ वर्थ की दिक्कत, मैं पास होऊंगा फेल होऊंगा, ऑप्टिमिज्म की दिक्कत, सारे प्रॉब्लम का केवल और केवल एक सोल्यूशन है। डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर काम कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट उठाइए। अब जैसे मैं पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी, मुझे लगता है कि इंडियन पॉलिटी में अगर कोई बच्चा ईमानदारी के साथ डेली पढ़े तो कुछ ही नहीं उसमें, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको केवल डेली वो काम करना है, आपको किसी से कुछ नहीं पूछने की जरूरत होती है। एक और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको क्लास में कभी दिया होगा, मोजार्ट वाला, कि मोजार्ट दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कंपोजर में से एक, ग्रेट मोजार्ट, दुनिया में उससे बड़ा म्यूजिक कंपोजर अब तक शायद एक आध लोग ही हुए होंगे। मोजार्ट के पास एक लड़का पहुंचा और मोजार्ट से उस लड़के ने कहा कि मुझे आप अपने जैसा बना दीजिए। तो मोजार्ट ने उसका चेहरा देखा और कहा तुम मेरे जैसा कभी नहीं बन पाओगे। तो लड़के ने कहा इतना घमंड अपनी एबिलिटी पर, क्यों नहीं बन पाऊंगा मैं आपके जैसा? दुनिया ने आपको तब जाना था जब आप 21 साल के थे, मैं तो केवल 18 साल का हूं। उसने कहा फिर भी तुम मेरे जैसे कभी नहीं बन पाओगे। तो बोला कैसे नहीं बन पाऊंगा जब मैं मेहनत कर रहा हूं? तो कहा जिसको मोजार्ट बनना होता है वो दूसरे से घूम घूम के पूछता नहीं है कि मुझे मोजार्ट बना दो, उसको जो काम करना होता है वो काम कर रहा होता है। तो जिसको सिविल सर्विसेज का एग्जाम टॉप करना होता है वो घूम घूम के पूछता नहीं है कि कैसे पढूं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है और क्या करूं मैं। फिर किसी टॉपर से मिलने चला गया, डेली उसने धंधा बना लिया है, वो यूट्यूब पे टॉपर का इंटरव्यू देखता है। इसका मतलब है कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, अपनी एबिलिटी पर यकीन नहीं है आपको, इसीलिए आप बार बार टॉपर को देख करके और जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक हेलुसिनेशन वाली जिंदगी जी रहे हैं। कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर होगा, आपने किसी 1 2 3 टॉपर का इंटरव्यू सुना, खत्म हो गया। आपको ये पता है कि इस जगह पे मुझे आना है फ्यूचर में। अगर उस जगह पर आपको जाना है तो बार बार आप दूसरे से पूछेंगे नहीं कि मैं कैसे पढूं। आपने एक बार ही पढ़ लिया, पुराने सालों का क्वेश्चन देख लिया, कहाँ दिक्कत है आपको पता चल गया, अभी आप सही रास्ते पर हैं, आपको किसी से कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। उसी में आप चीज़ों को ऐड कीजिए। उसी में अगर आपको मौका मिलता है तो किसी टॉपर की कॉपी देख करके जानने की कोशिश कीजिए कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ और कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता हूँ।
आप बार बार किसी से पता है क्यों पूछते हैं कि मैं ऐसा कैसे करूं? आप इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप बार बार पूछते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में किसी भी बॉडी बिल्डर को देखता हूं तो पता है मैं क्या पूछता हूं? कैसे बॉडी बनाए? मैं किसी भी अपने ऑफिस में जाता हूं, जब अपने नोएडा 1 में या यहां, तो मैं यही पूछता हूं कि जब भी मैं देखता हूं कि किसी की फिजिक बड़ी अच्छी है तो मैं चला जाता हूं उसके पास, कैसे मैं अपना वजन कम कर सकता हूं और कैसे मैं आपके जैसी बॉडी बना सकता हूं। मुझे भी ये बात पता है कि तुम डेली अगर जिम जाओगे तो तुम्हारी बॉडी बन ही जाएगी। तुम डेली जाते नहीं हो, इसका मतलब है कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं कमी है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं अपने गोल में। तभी मैं हर उस इंसान से जाकर के पूछता हूं मुझे क्या बता देगा। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जाकर के पूछा, फिर मैंने पूछने के बाद रियलाइज किया कि मैं क्यों पूछ रहा हूं इससे। मेरे बदले में वेट ये उठाएगा नहीं, मेरे बदले में रनिंग ये करेगा नहीं। अल्टीमेटली तो रनिंग मुझे ही करना है और जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए वो मुझे यूट्यूब पे मिल जानी है। तो मैं इससे बार बार पूछने क्यों जा रहा हूं? इसका मतलब है कि मेरे अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ बिलीफ नहीं है। और सेल्फ बिलीफ क्यों नहीं है? क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर ये काम नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए सेल्फ बिलीफ की कमी है। अगर मैं रेगुलर बेसिस पर ये काम करता तो मुझे पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। वही स्टूडेंट के साथ होता है। स्टूडेंट रेगुलर बेसिस पे काम करेगा नहीं, फिर वो हर 3 महीने के बाद जब उसका मोटिवेशन डिप होगा तो जाकर के पूछेगा सामने वाले से, कैसे पढ़े? कैसे क्या पढ़ना है? चेयर पे बैठो और पढ़ना शुरू कर दो, खत्म हो गया। इसमें क्या सवाल जवाब कर रहे हो कि कैसे पढ़े? चेयर पे बैठो, पढ़ना शुरू कर दो, खत्म हो गया। तुमको 3 महीने के बाद अपनी एबिलिटी पे यकीन हो जाएगा कि मैं ही एग्जाम टॉप कर जाऊंगा। जब तक तुमको ये यकीन नहीं आएगा तब तक तुम एग्जाम टॉप करोगे नहीं। और ये यकीन आने के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया है कि तुम डेली पढ़ो। आप केवल कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, आप रियलाइज करेंगे कि आपके लाइफ में इससे बड़ा वर्च्यू नहीं हो सकता है। सिविल सर्विसेज एग्जाम की तो खासियत है, इस एग्जाम को कोई भी बच्चा टॉप कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो बच्चा कंसिस्टेंटली 6 महीने 8 महीने काम कर सके। इसी के साथ इस मैसेज को और इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करते हैं और हम लोग रेगुलर क्लास की तरफ मूव करते हैं। कई दिन से